और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किए गए बड़े तरक्कियाती मंसूबों का इफ्तिताह किया। एलजी ने ITMS और डिजिटल डोर नंबर जारी किए। उन्होंने जदीद फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और वर्टिकल गार्डन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने दीगर प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। इस मौके पर एलजी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए के मंसूबे आज इफ्तिताह किया गया है और 90 करोड़ रुपए के मंसूबे मुस्तकबिल में मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद मयारी खिदमत फराहम करना है और ये मंसूबे इसे हासिल करने में मदद करेंगे। लगभग 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। ये जम्मू के निवासियों को समर्पित की गई हैं और लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। शहर के प्रति नागरिक को आधुनिक सुविधा के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जैसा बताया गया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताकि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जम्मू शहर को आधुनिक बनाना महत्वपूर्ण कदम है ये, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है जो यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, नागरिकों की जरूरी सुविधाओं के संचालन में भी मदद करेगा। और अगर मैं ये कहूं, ये जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जम्मू शहर के सिविक ऑपरेशन का नर्व सेंटर साबित होने वाला है। मुझे विश्वास है कि सेंटर से सिविक ऑफिसर्स को भी सामान्य नागरिक को समझने में, उसकी जरूरतों को समझने में और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में काफी मदद मिलेगी। मुख्य मकसद क्वालिटी सिविक सर्विसेज और क्वालिटी लिविंग के उद्देश्य के साथ जम्मू स्मार्ट सिटी चल रहा है, काम कर रहा है, और उसे साकार करने में इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद हकीकत ये भी है कि चाहे जितना कोई तर्क दे, जितनी दलीलें पेश करे, ये सच नहीं नकारा जा सकता कि पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का शहर हो या गांव हो, व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं, शुरू की गई हैं और पूरी होने वाली हैं। मुझे भरोसा कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इकोनॉमी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे नागरिकों के लिए स्मार्ट लिविंग की भी व्यवस्था हो पाएगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी स्थान नागरिकों से बनता है, तकनीक से नहीं बनता है। नागरिक ही शहर की नींव और उसके कलपुर्जे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मात्र उनकी जरूरतों को पूरा करने, नागरिक की आकांक्षाओं की पूर्ति का महज एक साधन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत की छवि पूरी दुनिया में उभर करके आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से भारत की आवाज सुनी जा रही है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया। आज हम अमृत काल में हैं, जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हों तो हम ऐसा शहर, ऐसा समाज बना सकें कि दुनिया के किसी देश से हम कम नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था जम्मू में भी हम कायम कर सकें। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समय आ गया है और इस पर आप सबको मैं निवेदन, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस काम में हम सब आप सहयोग करें। ये प्रशासन और नागरिक दोनों ही शहर की धड़कन है, उसका दिल आम आदमी है। नागरिक को सभी सुविधा मिले आवश्यक है, लेकिन उन सुविधाओं की रक्षा की जाए। मुझे याद है अभी 1 साल पहले इसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसी शहर में कुछ सुविधा
सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और 10 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कुछ लोग उसे तोड़ दिए। अब हमारे घर के बगल में तोड़ा जा रहा है, कम से कम सूचना तो दे सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अखबार के माध्यम से प्रशासन को मालूम। मुझे लगता है कि इस सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को काफी गौर-व-खूस के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दूसरी रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की शरह बहुत ही कम है और लोगों को मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में बहुत ही कम है। हमने एक ऐसा निजाम तैयार किया है जहां शहरी का हिसाब लगा सके और अपनी तजावीज भी दे सके। मुझे लगता है कि एक ध्यान में हम सबको एक बात रखनी है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए तो उन सुविधाओं के लिए थोड़ा भुगतान समर्थवान लोगों को जरूर करना चाहिए। जो विचार किया गया तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच विचार करके विवेकपूर्ण ढंग से फैसला लिया गया है। देश कि हर शहर, हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में ये टैक्स लग गया है। जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन लगाने के पहले भी काफी विचार मंथन हुआ, कितना लगाया जाए, लोग कितना दे पाएंगे। तो जैसा राहुल ने कहा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं तुलना की गई अंबाला से, शिमला से, देहरादून से, जो हमारे पास के प्रदेश। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इन शहरों में जो टैक्स की दर है उसके 1/10 से भी कम जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, उसका 1/10 हिस्सा। मैंने अगर वहां 100 रुपया है तो यहां 10 रुपया है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपको कुल घरों की संख्या, आवासीय परिसरों की संख्या, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या 5,10,000 है कि 20,000? 5,20,000 है। जम्मू, श्रीनगर, जितने शहर आपके ध्यान में हो, उधमपुर, डोडा, कठुआ, बारामूला या म्यूनिसिपैलिटी, कुल 5,20,000। इसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40%, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। 40% शहरी आबादी पर कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण आबादी, कुछ लोग अब तर्क का कुतर्क भी करेंगे, साहब क्या हो जाएगा। तो ग्रामीण आबादी पर कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई नगर निगम नहीं है, वहां कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं, वहां पंचायतें हैं, पंचायत अपने ढंग से काम करें। जो हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तो 5,20,000 में 2,06,000 ऐसे हो गए जिन पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 घर ऐसे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2,03,600 घर ऐसे हैं जिन पर अधिकतम एक साल में, पूरे एक वर्ष में अधिकतम 1,000 रुपए का टैक्स है। और उसमें भी जम्मू और श्रीनगर में रहने वालों को ही 1,000 देना होगा, बाकी शहरों में मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और जम्मू और श्रीनगर के भी कुछ खास इलाकों में। आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का बजट हंगामों के दरमियान पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट में कई तरक्याती मंसूबों का जिक्र किया। सीतारमण ने कहा है कि 2023 तक यूटी को रियल नेटवर्क के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जा सकता है। जम्मू कश्मीर के साल 2023-24 के बजट की तरजीहात में गुड गवर्नेंस, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना, पायदार ज़राअत को फरोग देना, सरमायाकारी और सन्नती तरक्की की सहूलत, नए रोजगार के मौके पैदा करना, तेज रफ्तार और जामा तरक्की, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, 5 सालों में GDP को दुगना करना, इन बुनियादी मौज़ूआत पर मबनी होगी। जम्मू कश्मीर का बजट एक बार फिर से 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर जाएगा, जो जम्मू कश्मीर को तरक्की का मॉडल बनाने के लिए पुरअज़्म है। माली साल के बजट के कुल
रुपए हैं, 1,18,500 करोड़ रुपए है। अमन अमान की सूरत हाल में काबिल कदर बेहतरी आई है। तमाम अहम शोबों जैसे कि बिजली, सयाहत, रोड कनेक्टिविटी, शहरी सेहत, खेल, पानी और देही तरक्की वगैरह तरक्की की रफ्तार काबिल जिक्र है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र हम जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट में कई तरक्याती मंसूबों का जिक्र किया है। वो मंसूबे कौन से हैं और यूडी को इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल, इंशाअल्लाह आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश होना था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। हालांकि स्पीच जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि हंगामा आज दिन भर रहा, जिसके चलते नॉर्मल जो कार्रवाई है वो नहीं चल पाई। लेकिन जो स्पीच है जो सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी स्पीच को टेबल कर दिया गया। अगर हम बात करें बजट की तो जो बजट पेश किया गया है 2023 और 24 के लिए, ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट है। जाहिर तौर पर जैसे कि निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये दिखाता है कि ये केंद्र सरकार का जो कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, ये उस तरफ का एक ये इशारा उस तरफ है। और जो बजट एस्टिमेट बताए जा रहे हैं इस बार के, वो करीब 1,18,500 करोड़ का है। आपको याद दिला दें, पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 1,12,950 है, यानी कुल मिला के करीब 5,550 करोड़ के आसपास के अधिक बजट इस बार जारी किया गया है सेंट्रल की तरफ से और डेवलपमेंट के लिए। और अलग अलग सेक्टर की अगर हम बात करें तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले बजट में इजाफा किया गया। टूरिज्म की अगर हम बात करें, टूरिज्म कल्चर की अगर हम बात करें तो 54 करोड़ इस बार ज्यादा अलॉट किए गए इस बजट में। वहीं अगर हम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो इस बार 674 से ज्यादा करोड़ अलॉट किए गए और इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स में, हर सेक्टर में कहीं न कहीं इजाफा किया गया है। और जो अहम बिंदु, जो अहम पॉइंट्स रखे गए हैं निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा गया है कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से बाय रेल 2023 के यानी इस साल के आखिर तक कश्मीर को पूरे देश से रेल कनेक्शन के जरिए जोड़ दिया जाएगा। और वही ये भी कहा गया है कि जो ताजिकुन बानीवाल टनल है उसको भी पूरा कर लिया गया है। इससे जो ट्रेवलिंग टाइम बिटवीन श्रीनगर जम्मू का है वो भी घट के 10 से घट के 5 घंटे हो गया है। और वही अगर इस बजट की बात करें तो इसमें कुछ 9 ऐसे पॉइंट्स है जिन पर फोकस किया है। इसमें गुड गवर्नेंस है, स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो तमाम जो सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको फोकस रखते हुए उस पर कैसे बढ़ावा किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए सब चीजें कदम उठाई गई। वही कश्मीरी पंडितों के लिए भी इस बजट में कुछ घोषणा की गई। शैलेंद्र, अगर हम बात करें सयाहत के हवाले से, चूंकि सयाहत कश्मीर की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, तो ऐसे में इस बजट से इस रीढ़ की हड्डी को क्या कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टूरिज्म कल्चर है उसको इस बार 54 करोड़ अधिक अलॉट किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इस बार जो एलोकेशन है वो 457.39 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत अलॉट किया गया है। वही अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो अपनी स्पीच में निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है कि पिछले साल दिसंबर तक करीब 1.88 करोड़ टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आए हैं। कश्मीर की बात करें तो 26 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए हैं, जो 2016 के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। 2016 में करीब 13 लाख आए थे, इस बार 26 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इजाफा उसमें हो रहा है। और वही हम गंडोला की बात करें जो गुलमर्ग में है, वही इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गुलमर्ग गंडोला जो फेमस गंडोला है उसमें 100 करोड़ का रेवेन्यू जुड़ा है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर और इंचार्ज बीजेपी कश्मीर अमूर सुनील शर्मा ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएजीडी सिर्फ 2 खानदानों का मजमुआ है
जिनका सियासी दायरा महदूद हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात भी चाहती है और दावा करती है कि पहली बार बीजेपी वादी कश्मीर में अच्छी सीटें हासिल करेंगी और जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और कश्मीर पर तबादुल ख्याल किया। उन्होंने वजीर दाखिला से कहा कि कश्मीरी पीएम पैकेज, मुलाजमीन और कश्मीर में दीगर अक़लियतों की सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मसाइल को खुश उसलूबी से हल किया जाएगा। पीएचडी का ही सवाल नहीं है। पीएचडी तो केवल 2 फैमिलीज का एक अलायंस है जिनकी सियासी जमीन खो चुकी है और जो जबरदस्ती एक पॉलिटिकल स्पेस खोज रहे हैं कश्मीर में, वहां पे वो रिजेक्टेड है। इलेक्शन हर व्यक्ति चाहता है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव चाहती है, लेकिन इसको कोई दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। चुनाव कराने की संस्था ऐसी है जो ऑटोनमस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी पीछे एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि सारी प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। इलेक्ट्रॉल जो रजिस्ट्रेशन का काम था वो दिसंबर में पूरा हुआ है और अभी सबको इंतजार है चुनाव का। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी संजीदगी से तो पूरे देश में चुनाव कर ही रहे हैं। यहाँ पे भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी चुनाव। हाल ही में गृह मंत्री से मुलाकात की दिल्ली में, क्या कुछ आपकी बात हुई? क्या आपको लगता है, क्योंकि ये भी उन्होंने साफ किया कि अब जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाई जाएं जम्मू कश्मीर में, तो चुनाव इस साल में हम देख सकते हैं? देखिए, गृह मंत्री जी ने तो सार्वजनिक रूप से क्लियर किया कि भाई चुनाव कराने की संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई मंत्रालय नहीं है। दैट मीन्स कि वो क्लियर है कि वहां से कोई आदेश नहीं होगा चुनाव होने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चाहती है जल्द चुनाव हो। मेरा जो मुलाकात का तात्पर्य था वो, चूंकि मैं पार्टी अफेयर्स कश्मीर में देखता हूं, कश्मीर इंचार्ज हूं, तो कश्मीर के कुछ इश्यूज थे, विषय थे, पार्टी रिलेटेड थे, उस विषय में मेरी बात हुई थी। अन्यथा ऐसी कोई चुनाव रिलेटेड कोई। कश्मीर के हालात आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कश्मीर में आप लगातार रहे हैं, वहां लोगों से मिले हैं? कश्मीर के हालात तो विजिबल है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कश्मीर जाना जा रहा था, आज आप किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क पे जाओ, चौक चौराहे पे जाओ, आप की बिल्कुल बदलाव हुआ है। आतंकवादी जो बौखलाए हुए थे, जिन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था देश को, आज वो दिख नहीं रहे हैं। वहां पे जमात इस्लामी, जो जमात अलगाववाद का बीज बो रहे थे, आज वो जमात कहीं दिख नहीं रही है। वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो ओजीडब्ल्यू की तादाद बड़ी लंबी होती थी, जो स्टोन पेल्टर्स क्रिएट करते थे, जो बाकी इश्यूज को वहां पे बढ़ावा देते थे, आज वो दिख नहीं रहे। आज वहां के माता पिता खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं। आज गरीब रेडी वाला, फड़ी वाला, चाय वाला खुश है क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। टूरिज्म से होटल चल रहे हैं, शिकाराज चल रहे हैं, हाउस बोट। पैकेज एम्प्लॉयज को क्या आश्वासन देना है कि कश्मीर में हालात मामूल पे हैं? देखिए, पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, नो डाउट उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बड़े एडवर्स हालात में भी उन्होंने वहां पे ड्यूटी दी है। अभी पीछे उन्होंने मास ज्वाइनिंग भी दी है। मुझे लगता है कि सरकार बहुत संजीदगी से उनकी तरफ देख रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट को खुद हुकूमत की वजह से पेश होने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मसाइल उठाए हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। वजीर आजम मोदी खुद दुनिया भर में ऐसी बातें कहते रहते हैं। इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से लोगों की राय जानने पर जीए मीर ने कहा कि हुकूमत को यह काम पहले करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया मुंतखब हुकूमत नहीं है, मुंतखब हुकूमत को इस बारे में फैसला करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अपोजिशन लगातार हमलावर है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं कांग्रेस के सीनियर नेता जीए मीर साहब। मीर साहब, आज आप दिल्ली में हैं, बजट पेश होना था, बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोगों ने हंगामा किया, बजट भी पेश नहीं हो सका। उन्होंने नॉन इशू को इशू बना करके दर्जनों मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोले और फिर जो अपोजिशन का टाइम आया अपनी बात रखने का तो उस वक्त तो हाउस एडजॉर्न कर दिया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की तरफ से बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत के बयान पर जीए मीर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दिल्ली ने कई पार्टियां बनाई हैं, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को मालूम है। अगर लोगों से सुझाव लेने के बाद जो टैक्स अगर लेकर आती है, अब अलग तरीके से भले से वो लेकर आए या इसी को आगे बढ़ाए, तो क्या आप लोग उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, टैक्स कोई नया चीज़ नहीं आज।
जो टैक्स वो लगाना चाहते हैं एरियाज में, उस टैक्स को लगाने से पहले आपने देखना है कि क्या आपने लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिन फैसिलिटीज़ के बुनियाद पर अब आप उनसे मालिया वसूल करोगे, टैक्स वसूल करोगे। तो जब अवाम ये कह रहा है कि ज़मीन पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, खाली स्लोगन्स है, स्मार्ट सिटीज़ के नाम से और गुड गवर्नेंस के नाम से स्लोगन है, मगर वो तो अवाम एंडोर्स करना चाहिए ना। अगर अवाम वो एंडोर्स नहीं कर रहा है, तो अवाम फील नहीं कर रहा है कि हमें कोई सरकारों का बेनिफिट हुआ, तो फिर वो टैक्स के लिए भी। दूसरी बात, 3-4 साल से तो जम्मू की इकानमी वैसे ही रिवर्स, आपने लॉकडाउन पर लॉकडाउन वहाँ लगवा दिया, पहले रिऑर्गेनाइजेशन को लेकर 8 महीने 9 महीने तो जम्मू कश्मीर बंद था, वहाँ की आमदनी सारी बंद थी। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन 2 बार, तो अभी कमर टूटा हुआ है एवरेज आदमी का, बिलो एवरेज का तो बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ है। ऐसे में अभी लोग टैक्स देने के लायक है, उनकी इकॉनमी इतनी बेहतर है, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही असेसमेंट कर पाती है। यही नेगेटिव्स है, एक सिंगल मैन स्टेट को चला रहा है, उसके 4 ब्यूरोक्रेट उसको फार्मूला दे रहे हैं, तो वो रात को ऑर्डर करता है और 2 महीने के बाद कहता है मैं अब सुनने तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो भाजपा के साथ अलायंस करके वो सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे। अब मैं ज़ाती तौर तो नहीं कहूँगा, मगर जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है कि अब ज़रूरत पड़ी तो अलायंस करूँ वाली तो बात समझते हैं वहाँ लोग। यही वहाँ का असेसमेंट है कि कुछ पार्टियाँ तो पैदाइश ही की है बीजेपी ने, तो उनको अब ये कहना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत क्या, वो तो क्रिएटेड बाय बीजेपी है। उस तरह की और भी कई सारी पार्टीज़ हैं जो दिल्ली ने पैदा की, भाजपा ने पैदा की, एक के तौर पर उनको चलाने के लिए, उन एरियाज़ में उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जहां भाजपा को 100 साल तक अकाउंट नहीं खोल सकता था। तो देयरफॉर वक्त आने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने टाउन हॉल जम्मू में मल्टी टायर पार्किंग का संगे बुनियाद रखा और जेएमसी बिल्डिंग में एक मजबूत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। मल्टी लेवल पार्किंग का काम इस साल के आखिर में 50 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही मजबूत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी और ई चालान को यकीनी बनाना जा सकेगा। ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है, हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम करेगा इसमें। ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, तो इसमें हमारा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें 105 कार के लिए पार्किंग बनेगी। इसमें 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 3। तो इसका कवर एरिया, प्लिंथ एरिया जो है वो 30,000 स्क्वायर फीट है। तो ये पार्किंग इसी साल बनके दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि 100 गाड़ियों की पार्किंग है, क्या केवल जो कॉर्पोरेटर्स हैं या जीएमसी के एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को अनुमति होगी यहाँ पे लगाने की? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो पब्लिक जहाँ पे आती है उसका भी, इसमें हमारी 2 पार्किंग बन रही है। एक 105 की ये बन रही है, उसके साथ ही 40 4 व्हीलर के लिए और भी पार्किंग तैयार भी हो गई है। तो इसमें जो पब्लिक के भी आएंगे लोग, उनके लिए भी जो डे टू डे काम के लिए जहाँ पे आते हैं तो उसका भी प्रोविजन है, वो भी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कृष्ण दर्शन पार्क पुंछ में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर का वजीर आला देंगे, जम्मू के अफसरान को यहां क्यों नहीं लगाते? सब बाहर के लोग हैं जो आपका नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मसाइल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दफा 370 का तज़किरा करते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस दफा की बहाली के लिए जदोजहद जारी रहेगी। मुझे एक ही उम्मीद नज़र आ रही है कि जो हमारे साथ हो रहा था, जिस तरह हमको यहाँ पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था, बड़े बड़े लीडरों को भी जेल में डाला गया, तो मुल्क की जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो ये बात समझ नहीं। और आज जब मुल्क के आईन की धज्जियाँ उड़ा के
अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाला जा रहा है किसी वजह के बगैर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को भी समझ आ रही होगी कि जो मैं बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पूरे मुल्क में दोहराया जाता है। आज वहाँ भी वो महसूस करेंगे और शायद उनके दिल में कोई ऐसी, कोई जहन में कोई ऐसी बात जाग जाए, वो महसूस करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में हैं। मैडम, कब तक एलजी का दौरा, ये रूल चलता रहेगा? असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या कैसा रही होगी? ये तो बीजेपी को फैसला, इलेक्शन कमीशन को तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले कहा था हम रेडी हैं। ये तो बीजेपी फैसला करेगी जब उनको लगेगा कि सारा यहाँ मामला उनके हिसाब से ठीक हुआ है। तो इलेक्शन जैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जो जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, गवर्नर तो दिया नहीं जम्मू का। अगर उनको इतना ही था तो गवर्नर जम्मू का देते, गवर्नर ना सही तो कम से कम एडवाइजर ही देते। सोईबुक बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले 30 साल आरिफा शफी के कत्ल से पूरे जिले में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों में काफी गम गुस्सा नजर आ रहा है। लोग जगह जगह एहतिजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में ओमपुरा बड़गाम आज मकामी लोगों ने एहतिजाज किया। ओमपुरा चौक में खवातीन ने भी एहतिजाज में शिरकत की। खवातीन का कहना है कि इस तरह के वाकयात से खवातीन बिलखुसूस लड़कियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील की। सिर्फ इंसाफ मंगान आज गो अमिस कोर से पगह गए सानन कोरन से ये गछ न दोबारा गछन की। यही है इंतजामिया से कि अगर इस दरिंदे ने ऐसी हरकत आज की जिसमें हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, जबकि वो महफूज नहीं है। ये हमारे आसपास में हमारा एक नेबर है, हमारे पास नहीं रहता था, हमारी लोकेलिटी में रह रहा है। इसके बावजूद इसने ऐसी हरकत की, हमें लग रहा था पता है ही नहीं। लेकिन जब हमारे को इस टाइम पता चला कि एक ऐसा दरिंदा हमारे माहौल में निकला, हमारे महल्ले में निकला, हमारी सोसाइटी में निकला, कि इससे पता चल रहा है कि क्या पता है, क्या भरोसा इस टाइम, इससे आगे भी क्या हो सकता है। कि यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग है उन्होंने यही सबक दिया था हम लोगों को कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। इस्लाम एक अमन व शांति का मजहब है और हम चाहते हैं कि ये जो वाक़ा हुआ है ये ब्रूटल है, ये खतरनाक आदमी है, ये कातिल है, इसको सरेआम फांसी लगनी चाहिए। एसआईयू ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में के दनवेटपोरा कोकरनाग में मोहम्मद इसाक मल्क वल्द मोहम्मद यूसुफ मल्क के घर को अटैच किया। इसाक पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। एसआईयू के खुसूसी तफ्तीशी यूनिट अनंतनाग ने दफा 35 यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई अंजाम दी। इसाक पर मिलिटेंसी तकवियत देने और तकरीबी कार्रवाइयों देने का इल्जाम है और वो इस वक्त आर्म्स एंड एमुनिशन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में मुक़ीद है। एसआईयू ने मकामी सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की मौजूदगी में घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक मकान के मालिक को नाम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मुंतकिल करने, लीज पर देने, इसकी नवियत को तब्दील करने या मज़कूरा प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके से डील करने पर रोक लगा दी गई है। जेकेएसएसबी के कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतजाज करने वाले दरअसल वो हैं जो अपने इम्तिहान में नाकाम रहे या किसी भी वजह से इम्तिहान के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन इम्तिहान पास करने वालों को अब मुश्किल का सामना है। कामयाब उम्मीदवारों ने कहा कि कम से कम 6 साल इम्तिहान के लिए मेहनत की थी। उम्मीदवारों के मुताबिक सियासी जमातें इन तलबा की परवाह नहीं करती जिन्होंने हकीकत में अपने इम्तिहानात पास किए। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि दोबारा इम्तिहान की मांग और गलत मालूमात फैलाने वालों को रोका जाए।
वी आर एस्पिरेंट्स ऑफ JKSSB। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपियर हो चुके हैं और अपियर होने वाले हैं। वी स्टैंड विद JKSSB और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो स्टैंड रहने चाहिए, हमारा ये मुद्दा है, ठीक है। और जो हमारा FA का एग्ज़ाम है 16th से वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो ऑन टाइम होना चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स हु आर ऑन रोड्स राइट नाउ। हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं, बीइंग एस्पिरेंट ऑफ JKSSB, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर इसमें नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट में निकलेगा, बिकॉज दे आर नॉट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ मेरिट। कुछ उनके साथी हैं, despite they have category certificates like EWS schedule cost, and they have only gained 50 points, I think so 50 points उन्होंने obtain किए हैं एग्जाम्स में, so that they are out of merit, and अब वो अप्रोच कर रहे हैं कि इसको री एग्जाम होना चाहिए। That's not we are preparing for these exams from last more than 5-6 years। हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं, बिकॉज देयर इज़ थर्ड पार्टी ऑडिट ऑल्सो इन राइट नाउ इन JKSSB, जो शायद NTA वैसा एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट का एग्ज़ाम जैसे होता है, तीसरी कंपनी उसको देखती है, कहीं पर मत कुछ हुआ है धांधली वांधली। बस वी वांट जस्टिस। हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा, एग्ज़ाम दिया है, एपटेक के थ्रू ही हमने एग्ज़ाम दिया है। जब हमारा कैलेंडर आया, हमने ये नहीं सर्च किया कि कौन सी कंपनी ले रही है, हमारा कंसर्न लूप होल ढूंढने का नहीं था। हमारा कंसर्न था हम अपनी स्टडीज़ करें और मेरिट से आगे बढ़े और सिलेक्शन ले, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। हमारा अब सिलेक्शन लिस्ट बाकी है। अब जो ये सड़कों पे आ रहे हैं, ना ही इनका कोई एक्सपीरियंस है, ना ही इन्होंने कोई एग्जाम दिया है। ये बस कुछ लोग जो कुछ इनमें एस्पिरेंट्स है वो इंस्टिगेट हो रहे हैं कि ऐप तक बैंड है कुछ स्टेट्स में, तो यहाँ पे धांधलियाँ हो रही है। मैं बस ये एश्योरिटी दे रही हूँ कि हमने जो एग्जाम दिए है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये एग्जाम। हम ये एश्योरिटी दे भी धांधलियाँ नहीं हो रही है, कोई भी जो है हमारा जो बड़े ही फेयर एंड तरीके से एग्जाम हो रहा है, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो रहा है। दैट्स इट, यही बस मेरा बोलना है। जम्मू कश्मीर में आज से 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सालाना इम्तिहानात आज से पुरअमन तौर पर शुरू किए गए। वाज़ेह है कि पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहले इम्तिहानात नवंबर में होते थे। इम्तिहानात की तैयारी के लिए इजाफी वक्त मिलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। बेसिक पेपर्स थे और टू द पॉइंट थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था कंपेयर टू स्कूल के पेपर्स यूजुअली बहुत टफ आते हैं, मगर इनका वैसा सीन नहीं था, टू द पॉइंट थे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी है, स्ट्रिक्टनेस के साथ, चीटिंग का कोई सीन नहीं था यहाँ पर। हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, और हमारे आज पेपर्स इस हिसाब से बहुत अच्छे हो गए। मतलब कंपेयर टू अगर हम नवंबर का देखें, हमें टाइम बहुत कम मिलता था प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली 10th को, बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस में आता है यहाँ पर, तो पेपर बहुत। पहला 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम था जो कि बहुत अच्छा गया, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी थी, कोई लीनियंसी नहीं थी, और पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अकॉर्डिंग टू जैसे हमें टाइम मिला पढ़ने के लिए, वैसे पेपर बहुत अच्छा था, और हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया, और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा, मतलब अच्छे ग्रेड्स होंगे जिस हिसाब से हमने किया। बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब स्कूल के हिसाब से जैसा हमें स्कूल का स्टैंडर्ड पेपर का होता है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी था और काफ़ी अच्छा हुआ। फ़र्क ये पड़ा कैन से कि हम लोग का जो ईयर है वो ज़ाया हो गया, वरना हम अभी 11th में होते। हमारा फर्स्ट पेपर था 10th का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। मतलब जैसा मैंने सोचा था कि टफ होगा या कुछ और होगा, उस हिसाब से बहुत अच्छा था और इजी था बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 100% दिया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगी, बट या हमें बहुत टाइम मिला। नवंबर में जल्दी हो जाता, अब हमें और 2-3 मंथ्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर बहुत ही अच्छा गया, उम्मीद करती हूँ कि आगे हर एक पेपर भी बहुत अच्छा जाए। तो स्ट्रिक्टनेस तो अच्छी, मतलब ठीक ठाक अच्छी थी स्ट्रिक्टनेस। पेपर का फॉर्मेट बहुत ही आसान था और मतलब इजी था। नवंबर और मार्च में ऐसा मतलब टाइम भी बहुत मिल गया ना ये पढ़ने के लिए, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इजी रहा मार्च में होने से, क्योंकि पूरा सिलेबस रिविजन के साथ कंप्लीट हो गया। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल और अगली खबर का रुख करते हैं। द्रास में आर्मी गुडविल स्कूल में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई और इस मौके पर तलबा का वालहाना खैर मकदम भी किया गया। तलबा को फूल और चॉकलेट भी पेश किए गए। इस स्कूल में मयारी तालीम फराहम की जाती है।
जो स्कूल का जो रीओपनिंग का सवाल है, तो आज आपने देखा कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो है, होल डिस्ट्रिक्ट में आज रीओपन हुआ स्कूल, और उसके साथ साथ हमने भी आज ग्रेट एंथुसिज्म के साथ स्कूल का रीओपन किया। हमारा जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की उनकी कोशिशों के बावजूद से आपने देखा कि हमने काफ़ी उनके लिए वेलकम जो है हमने बोर्ड बनाए, और जो है उनको टॉफ़ी वगैरह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि वो जोश और खरोश के साथ स्कूल में जो है दाखिल हो और उनके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो कि वो डेली बेस पे स्कूल में जो है इंटर होते रहे। और जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, वो हमने ड्यूरिंग विंटर ब्रेक पे ही हमने उनको जो है सिलेबस दिया था विंटर के लिए, और उसके बाद आज से हमने फिर से हमने उनको रिविजन कराया है। मेरा नाम उमर है और मैं आर्मी गुडवेल स्कूल द्रास से हूँ, द्रास में पढ़ता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा आज स्कूल आके। हमारे टीचरों ने हमारे लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट भी की थी यहाँ पे, और हम अपने दोस्तों से भी, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों के नामों को सरकारी इदारों से मंसूब करने का अमल जारी है। इस कड़ी के तहत कान्हामा, सनवर, कलीपुरा और मागाम में सरकारी स्कूलों के नाम शहीद पुलिस एहलकारों के नामों से मंसूब किए गए। इस प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम बीरवा, एसडीपीओ मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुनक्किदा तकारीब में शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। कान्हामा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को शहीद बशीर अहमद हज्जाम के नाम से किया गया। मागाम में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोफीपुरा मागाम को कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल सोफी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह सनवार कलीपुरा में भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को शहीद गुलाम हसन के नाम पर रखा गया। शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। जो मेरा भाई था छोटा, वो शहीद हो गया आज से 20 साल पहले, लेकिन आज गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि स्कूल से उसका नाम मुंसब किया। ये प्राइमरी स्कूल सोफीपुरा, आज के बाद इसका नाम लेट मोहम्मद इकबाल सोफी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोफीपुरा का नाम हुआ। मैं आज बहुत हुई कि उसने इस वतन के लिए शहादत दी, उसका फल आज मिला। ये हमेशा के लिए बिल्कुल याद रहेगा। पहले मैं थैंकफुल करता हूँ, मतलब अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का थैंकफुल मैं कि उन लोगों ने हमें याद किया हर वक्त, हर मौके पे। और जैसे आज मतलब नाम किया है, इस पे मतलब हमारे मैं बोलूँगा मेरे दिल में सुकून एक मिला है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है हम हमेशा वो याद रखता है हमें। और मैं थैंकफुल अपनी माँ का भी, क्योंकि पापा के बाद उसने भी हमें बहुत मतलब सपोर्ट किया और बहुत मतलब सेक्रीफाइस हमारे लिए। हमारे पास पिछले साल से एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि हम अपने सरकारी इदारों का नाम दे देंगे उन शहदा के नाम जिन्होंने अपने कौमती नजरा, अपनी जान का नजरा अपने मुल्क के नाम किया, अपने रियासत या यूटी के नाम को वक्फ कर दिया। तो पिछले साल से भी हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आज हमारी 3 स्कूलों का नाम करना था, और ये जो यहाँ पर हम स्कूल बैठे हैं, इसका नाम हमने आज के बाद बाकायदा तौर पर बशीर अहमद हजाम मेमोरियल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये जो कान्हामा, इसके नाम पर रख दिया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने जिला अस्पताल गांधरबल में बच्चों को डिवार्मिंग दवाई पिलाई। महकमे सेहत और तिबी तालीम गांधरबल की जानिब से नेशनल डिवार्मिंग डे का एहतिमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिला भर के तालीमी इदारों और आंगनवाड़ी मराकज में डिवार्मिंग का अमल जारी है और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर एक को डिवार्मिंग दवाई दी जाए। नेशनल डिवर्मिंग डे है, और जिसपे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल के अंदर कुछ बच्चों को सिंबॉलिक रूप से दवाई खिलाकर इनको हम लोगों ने डिवर्मिंग के बारे में बताया है। इसके अलावा आज हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे स्कूल के संस्थान है, सभी जगह ये दिन मनाया जा रहा है, और इसमें हमने खास ख्याल रखा है कि वादी में मौसमी हालात की बेहतरी के साथ ज़राई सरगर्मियां बदतरीन शुरू हो गई है और सब्जियों के अक़साम के बीजों की फरोख्त में भी तेजी आ रही है। ये बीज शिमाली कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त किए जाते हैं। हुकाम की जानिब से बीजों की खुली मंडी दुकानदारों समेत गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। जो लोग लाइसेंस होल्डर्स हैं, उन्होंने किसानों से बीज और दीगर मसनूआत सिर्फ रजिस्टर्ड आउटलेट से खरीदने की अपील की। डीलर है, हमारे पास डायरेक्टर साहब की लाइसेंस है होलसेल, और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बारामूला की तरफ से हमें रिटेल लाइसेंस भी है। मगर अफसोस की बात यह है, मार्केट में रेडियो पे बिकता है ये सीड, और एक आम दुकानदार को पता ही नहीं। ये जैसे देखिए, ये एक नालखोल है, ये ब्रोकोली, ये 80,000 रुपये का केजी है,
और ये 600 रुपए का केजी है। जो भी मार्केट में बिकता है उसमें सारा का सारा जो सीड है, ये देखिए इन सीडों की पोजीशन जो है वो एक जैसी है, उनमें सिर्फ ये वाला सीड डालते। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।